नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके एक शानदार से प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया। इकोनॉमिक का जो हमारा सेक्शन चल रहा है, इकोनॉमिक का सेशन जो कंप्लीट सेशन चल रहा है, वो आपका सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप सो कि आप सभी लोगों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा होगा एंड आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी क्लासेस की, आप सभी बच्चों को। चलिए, तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और शुरुआत करते हैं फिर क्लास की। पेन 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 पेन। बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सभी बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए शेयर कर दें सभी बच्चे, शेयर करना ना भूले, सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस को। नमस्कार नमस्कार आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। तो as you all know, my name is Abhishek Shukla and I have 3 years of experience in teaching field and I am specialized for the subject of commerce and for economics। मैं आप सभी बच्चों को कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूं, जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा रेफरल कोड है बच्चे, इस कोड का आप यूज करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप सभी लोग प्लस का या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो चलिए, आप सभी बच्चों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, जो भी बच्चे एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। चलिए, इसके बाद आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है जो भी मेरे प्यारे दोस्त आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आप सभी बच्चों के हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आपके लॉन्च हो रहे हैं। ये आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं आपके टॉप फैकल्टीज के द्वारा। तो कोई भी बच्चा इन सारे फैकल्टीज को हमारे ज्वाइन करना नहीं भूले, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चों के लिए प्लस का और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बच्चों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाती हैं। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, साथ में आपको पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग सेशंस, पर्सनलाइज तरीके से पर्सनल गाइडर, आपको मेंटर, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। इसके बाद आप सभी बच्चों को प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, कंप्लीट एसओपी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। आप सभी बच्चों के लिए अगर प्लस के उसके बात करें, क्या कहते हैं, प्लस के अमाउंट की बात करें, तो आप सभी बच्चे लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन के। और इसका जो अमाउंट होगा आप सभी बच्चों के पास 24 मंथ से लेकर 1 मंथ तक आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब आप सभी बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, अगर 20,000 का सब्सक्रिप्शन है तो आप 18,000 रुपए में अवेल कर सकते हैं। अगर 13,750 का तो 12,375 में, अगर 11,250 का है तो 10,125 में। तो आप सभी बच्चे इस कोड का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ABHI 101 का इस्तेमाल करेंगे, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी बच्चों के लिए आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक का अगर 45,000 का सब्सक्रिप्शन 40,500 में चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को 26,000 का, अगर 23,400 में चाहते हैं, 18,000 का, अगर 16,200 में चाहते हैं तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें, 10% का इंस्टेंट आप सभी बच्चों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया अभी तक, जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, सभी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। और मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो भी कर लेंगे, ठीक है। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी बच्चों को इसके बाद बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे, मैंने जैसे कि बताया कि हर एक वेडनेसडे आपके नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं। तो आप सभी बच्चों का इस 30 जून मतलब वेडनेसडे को आपके नया बैच लॉन्च हो रहा है। कॉम्बो बैच एमसीक्यू क्रैश कोर्स हिंदी वालों के लिए लॉन्च हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। राम कुमार मिश्रा सर एंड आपके साक्षी सिंह मैम, भानु प्रताप सिंह सर, और ये आपके कुछ टॉप फैकल्टीज, ये सभी लोगों के आप सभी बच्चे जो कॉमर्स के लिए और कोर्स पेपर 1 के लिए करवा रहे हैं। कंप्लीट एमसीक्यू बैच चल रहा है, तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों का ये बैच है।
चलिए, और आप सभी बच्चों को मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका 1 जुलाई से, मैं काफी दिन से बता रहा हूँ कि 1 जुलाई से आपका जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो हो रहा है हाइक, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट वो बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी बच्चों को हाइक प्राइस पे ना खरीदें, इससे अच्छा है कि आप सभी बच्चों लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द जून के अंदर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना है या फिर आइकॉनिक का, और इस कोड का इस्तेमाल कर लें जिससे कि आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल सके। अभी 101, ठीक है, अभी 101, ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर लें जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हमने कुछ क्वेश्चन तक तो कर लिया था, ये कुछ क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो जो हमने कर लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक हो गया था, राइट। चलिए तो आप सभी बच्चों से मैंने डीवैल्यूएशन का मतलब पूछा था, ठीक है। ठीक है, आप सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने आप सभी बच्चों से डीवैल्यूएशन का मतलब पूछा था, राइट। तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब पूछा था। एक सेकेंड रुकिए, इसमें तो आपको आंसर पता ही लग गया होगा। चलिए अब यहां से आंसर करेंगे सभी बच्चे। मॉनेटरी पॉलिसीज रेगुलेटेड बाय मौद्रिक नीति को विनियमित किया जाता है मनी लेंडर, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और आपको गवर्नमेंट पॉलिसी। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। मौद्रिक नीति को विनियमित किया जाता है मनी लेंडर, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और आपको गवर्नमेंट पॉलिसी। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से फटाफट करेंगे बच्चों आंसर। बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। आपकी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, दो तरीके की पॉलिसी आप सभी बच्चों को पता है यूज किया जाता है हमारे सरकारों में, हमारी गवर्नमेंट में। क्या कि एक तो होता है बच्चे क्या, फिस्कल पॉलिसी। एक आपका कौन सा पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है। आई बात समझ में आप सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आपका कौन सा होता है बच्चे, फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो आपका आरबीआई के द्वारा ये विनियमित किया जाता है, मतलब रेगुलेट किया जाता है कि किस तरीके से कैसे वर्क करना है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। आपकी जो बैंकिंग इंटरेस्ट आप लोग देख रहे होते हैं, या फिर कितना लोन किसको देना है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें आपका किस में किया जाता है बच्चों, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके बाद बात करें फिस्कल पॉलिसी की मेरे प्यारे दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी आपका जो किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। कितना टैक्स लगना चाहिए, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारे जो आपके रेगुलेशन होते हैं वो आपका फिस्कल पॉलिसी के अंदर लिखा होता है। और आपका ये फिस्कल पॉलिसी के ही वजह से जो रेगुलेट किया जाता है वो किससे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है अजय जी। आप ये आपका क्या हुआ बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होगा। क्लियर है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सेंट्रल बैंक। क्लियर है आप सभी बच्चों को, सेंट्रल बैंक विल बी द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। द बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू, बैंक नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, बैंक के नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लैंड ओनली टू इंडिविजुअल्स नोन टू द बैंक, जो बैंक को सिर्फ जानते हैं, केवल बैंक को ज्ञात व्यक्तियों को उधार दें, जो बैंक जिन व्यक्तियों को जानता हो। एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल, ध्वनि संपार्श्विक स्वीकार करें, एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल, या फिर
गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, या सिर्फ केवल अल्पकालिक ऋण दे, छोटे टर्म के लिए लोन दे। और तीसरा है, सॉरी चौथा है, लेंड ओनली टू बैंक्स ओल्ड कस्टमर्स, या फिर सिर्फ पुराने ग्राहकों को उधार दें। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, लैंड ओनली दोज इंडिविजुअल्स जो नोन टू दी बैंक है, जो केवल बैंक को ज्ञात व्यक्तियों को उधार दें। क्लियर है, लैंड ओनली टू इंडिविजुअल्स नोन टू दी बैंक विल बी द राइट आंसर। जो बैंक व्यक्तियों को, जो बैंक को सिर्फ जानते हो या बैंक उनको उनकी सारी इंफॉर्मेशन जानता हो, उनको ही उधार दें। द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन, द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन इज एप्लीकेबल टू, मूल्य वर्धित कराधान की प्रणाली लागू होती है एक्साइज ड्यूटीज उत्पाद शुल्क, इनकम टैक्स आयकर, या फिर स्टेट ड्यूटी संपत्ति शुल्क, या टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय पर जो कर लगाया जाता है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। मुझे ना थोड़ा सा क्या लग रहा है, इसका ऑप्शन जो ये वाला है ना, ये वाला जो ऑप्शन है गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, इसका आंसर सी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है आंसर रॉन्ग है क्या। आपका आंसर है द बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना। इसको आप लोग आंसर सी कर लो बच्चों, ठीक है, आंसर सी कर लो। आप एक काम करो, इसको आंसर सी कर लो। मुझे कब से, जब मैंने ये लिखा था थोड़ा डाउट हो ही रहा है मुझे, ठीक है। इसका आंसर आप सभी बच्चे सी को गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन एप्लीकेबल टू, मूल्यवर्धित कराधान की प्रणाली लागू होती है एक्साइज ड्यूटीज, इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटी, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। 21 का सी, वाई सर ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन नहीं, उसको आप सी ही करो, सी ऑप्शन करो। संदीप शर्मा बी बी बी। चलो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए आपके पास बहुत कम समय में, और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इन टाइम पे रहते हुए आपको आंसर करना है, क्योंकि आप जब टाइम के अंदर आंसर करेंगे देन आप अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे कि किस तरीके से आपका जो टैक्सेशन का या फिर जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, कि टाइम के इन्वॉल्व रहते हुए उसके अंदर में आपको आंसर करना है। क्लियर है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। और आप सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी आंसर करेंगे आप सभी लोग, जो भी आंसर करेंगे आप सभी लोग, नंबर जैसे 22 का आंसर आपका क्या है बच्चों, मान लो बी है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चे, 22 का बी विल बी द राइट आंसर, ऐसे आपका होना चाहिए। क्लियर है, आप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो आंसर इसका ए बी नहीं सॉरी ए होगा। वैसे मैं तब एक एग्जांपल बताता, एक्साइज ड्यूटी विल बी द राइट आंसर। द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन, वैल्यू एडेड का मतलब समझते हैं जो उत्पाद शुल्क किस पर लगता है, ऐसा समझिए। अब तो हालांकि जीएसटी हो गया है, एक्साइज ड्यूटी नाम की ऐसी चीजें नहीं थी, जीएसटी होता है। मान लीजिए कोई 100 रुपए का गुड है, ठीक है, 100 रुपए पे गुड पे मान लीजिए 5 रुपए का टैक्स लगता है, 5 रुपए का टैक्स लगता है 5% का, और वो बन जाता है 105 रुपए का गुड, ठीक है, 105 रुपए गुड्स बनता है। फिर इसके बाद 105 रुपए का बना, अब मान लीजिए 100 के बाद अब ये गुड्स 100, वैसे तो इसकी वैल्यू ऐड कितनी हुई, अभी मान लीजिए 0 रुपए थी, मतलब वैल्यू कुछ नहीं ऐड हुई, 100 रुपए की वैल्यू है। अब ये तो मान लीजिए एक तरह का वीट है, अभी ये क्या है बच्चों, गेहूं है। अभी गेहूं से जब आटा बनाया जाएगा, इसका गेहूं से जब आप इसको आटा बनाया जाएगा, तो आटा जब बनाते हैं तो इसकी वैल्यू मान लीजिए हो जाती है 110 रुपए मान लीजिए। तो अभी 110 रुपए पे टैक्स लगेगा, अब ये 10 रुपए पे टैक्स लगेगा, 100 रुपए पे नहीं, 100 रुपए तो ऑलरेडी लग चुका है बच्चों, 100 रुपए तो ऑलरेडी लग चुका, वरना फिर कैस्केडिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको इस पे 10 रुपए पे वैल्यू, तो मतलब जितनी वैल्यू ऐड हो रही है, कितना वैल्यू ऐड हुआ, 100 प्लस 10 का वैल्यू ऐड हुआ। अभी जो टैक्स लगेगा वो 10 पे लगेगा, मतलब जितनी वैल्यू ऐड हुई है,
है ना। वैल्यू एडेड टैक्सेशन तो वो जो लगता है तो उसको हम किस पे लगता है बच्चों, एक्साइज ड्यूटी। किस पे लगता है बच्चों, एक्साइज ड्यूटी लगती है उस पे। क्लियर है आप सभी बच्चों को, आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आप सभी बच्चों का क्या, इन ऑर्डर टू शेड्यूल्ड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अ बैंक शुड हैव कैपिटल एंड रिजर्व नॉट लेस देन, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अनुसूचित होने के लिए एक बैंक के पास कम से कम पूंजी और आरक्षित राशि होनी चाहिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। कहाँ पे, मूल्य वर्धिर, इंग्लिश में थोड़ा सा बच्चों बताओ, मूल्य वर्धिर का मतलब, थोड़ा सा मैं हिंदी थोड़ा सा मेरा कमजोर है इकोनॉमिक्स में, तो इंग्लिश में बताना आप सभी बच्चे, ठीक है। इंग्लिश में बताओ मूल्य वर्धिर का मतलब, इंग्लिश में बताओगे तो अब मैं शायद समझ जाऊँ। चलिए जल्दी से बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अनुसूचित होने के लिए एक बैंक को के पास कम से कम कितनी पूंजी रिजर्व्ड होनी चाहिए। आप सभी बच्चों को टाइम में रहते हुए आंसर करना है, आप सभी बच्चों को टाइम में रहते हुए आंसर करना है। अच्छा, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड को इंग्लिश में बोलते हैं जब आपकी कितनी वैल्यू किस में ऐड हो रही है। जैसे मान लीजिए, ऐसा समझिए, मान लीजिए आपका जो आटा से ब्रेड बना जाए, अब जो पूरा गेहूं होता है, आपको एक्चुअल में जो सबसे जो कच्चा माल है वो क्या है बच्चों, गेहूं है। क्या है बच्चों, गेहूं, ठीक है, वीट है। अब वीट मान लीजिए, वो वीट जो है वो कितना उसकी वैल्यू होगी, मान लीजिए कितनी होगी, मान लीजिए 10 रुपए की कोई वैल्यू होगी। अब मान लीजिए 10 रुपए किलो का वीट है और 10 रुपए इसकी वैल्यू है। अब 10 रुपए के बाद वो, अब जो आपको ब्रेड मार्केट में मिलता है वो कितने का मिलता है बच्चों, वो कितने का मिलता है आपको 50, मतलब मान लीजिए 30 रुपए का पैकेट का मिलता है। मान लीजिए ब्रेड का जो पैकेट है वो 30 रुपए का मिलता है। अभी 10 रुपए का चीज, ये 30 रुपए तक क्या पहुंचने का जो सफर है, जो 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक का पहुंचने का सफर है, इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हुई है, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड। अब ये क्या होगा, ये जो वीट है, वीट जाएगा मिल पे, मिल पे जाएगा ना। अब जब मिल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, वीट से बनाएगा आटा। वो क्या बनाएगा बच्चे, वीट से बनाएगा क्या, आटा बनाएगा। अब वो जो आटा बना लेगा, जब वो आटा बना देगा तो आटा मान लीजिए 10 रुपए का, तो वो कोई चीज कितने का बन जाएगा बच्चों, 12 रुपए का बन जाएगा, क्योंकि 2 रुपए की उसने अपनी वैल्यू ऐड की, 2 रुपए की उसने अपनी वैल्यू ऐड की। अब वो माल कितने का बन गया बच्चों, 12 रुपए का बन गया। अब जब वो 12 रुपए का बन जाएगा तो 12 रुपए के बाद, उसके बाद आप सभी बच्चों ने इंटरमीडिएट कंजप्शन का नाम सुना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का नाम सुना है। ये क्या होता है बच्चों, आपका 10 से हुआ, 10 के बाद ये 12 का बन जाएगा, क्योंकि भाई ये 10 रुपए में इसने खरीदा। मान लीजिए एक्स फार्मर है, एक्स फार्मर से इस वाई मिल वाले ने खरीदा, वाई मिल वाले ने 10 रुपए में खरीदा। खरीदने के बाद यहाँ पे कुछ अपना प्रोडक्ट, कुछ इसको आटे को, सॉरी गेहूं को आटे में बदला। आटे में जैसे बदलता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो कितना ऐड हो जाता है बच्चों, ₹2 का, 2 रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जब 2 रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसके बाद आप सभी के पास क्या ऑप्शन है, अब आता है जेड की बारी। अब जेड क्या करता है, इस आटे को बदल देता है ब्रेड में। अब ब्रेड में बदलता है तो ये बन जाता है 15 रुपए का। अब ये जो ब्रेड में बदलता है तो आपको उसमें जो मशीन जो यूज हो रही है, जो वहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कितनी वैल्यू ऐड हुई बच्चों, 5 रुपए का, है ना। देखो 10 रुपए पे ये फार्मर ने टैक्स दे दिया होगा, है ना, या फिर आप ये समझो वाई ने टैक्स दे दिया होगा इस 10 रुपए पे। लेकिन अब जो इसको टैक्स देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, कितने पे देना पड़ेगा, 2 रुपए पे देना पड़ेगा। कितने रुपए पे देना पड़ेगा बच्चों, 2 रुपए पे देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड हुई उतना टैक्स उस पे, उतने पे टैक्स लगता है। जितनी वैल्यू ऐड हुई उतने पे टैक्स लगता है। अब इसीलिए देखो आपका जीएसटी आया, किस लिए आया, क्योंकि पहले पूरा कंप्लीट पे टैक्स लग जाता था, लेकिन अभी आपका सिर्फ जितनी वैल्यू ऐड हुई उतने पे ही टैक्स लगा। वैट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद इस पे आपका टोटल 15 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, आपका टोटल 5 रुपए पे टैक्स लगेगा। कितने रुपए पे, जितनी वैल्यू ऐड हुई है, समझ रहे हैं। तो अब जितनी वैल्यू ऐड हुई तो 5 रुपए पे टैक्स लगेगा। अब यही चीज होता है कि धीरे धीरे अब लास्ट में जाके ये वैल्यू बन जाता है बच्चों 20 रुपए का सामान। अब 20 रुपए का सामान बनते हैं, अपना प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में बिक जाता है
ऐसे होता है पूरा प्रोसेस। क्लियर है वैल्यू एडेड मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार जब आपको मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा ना तो आप सभी बच्चों को बड़े ही आराम से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हुए आगे बढ़ूंगा, समझ रहे हैं। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सिंस 1969 इज 1969 इज 1969 से राष्ट्रीयकरण जो बैंकों की संख्या मतलब राष्ट्रीयकृत की गई थी बैंक्स, जो बैंकों की संख्या, कितने बैंक्स की राष्ट्रीयकरण हुआ था? चलिए फटाफट बताएंगे कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। लाइक शेयर जरूर कर दें आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को लाइक शेयर जरूर कर देना है। और आज कितने कितने नए बच्चे हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, कहां कहां से बच्चों ने ज्वाइन किया मेरे प्यारे दोस्तों ने। The number of banks nationalized since 1969। जल्दी से फटाफट आंसर करें। अच्छा आप सभी बच्चों को आंसर आ गया है डी। क्लियर है आप सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नहीं बिल्कुल सी नहीं होगा, डी होगा। आपके जो 1969 में हुआ था वो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप सभी बच्चों का कितने बैंकों का हुआ था? 20 बैंकों का हुआ था। क्लियर है? आपका 80 बैंक 1980 में आई थिंक जो 1980 में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राइट। 20 बैंकों का लास्ट में जाके कब हुआ था? जब आपका 1980 में बना था। 14 बैंक सही आंसर, सी आंसर होगा ये जो आपका आंसर होगा इसका सी होगा। एक्चुअल में 1980 में जाके आपका 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ था जो भी आपके गवर्नमेंट बैंक थे। चलो हाँ जी बिल्कुल सही है आप लोगों का। हाँ जी सर 14 ही सही है। हाँ जी इकोनॉमिक्स की रोज ऑनलाइन क्लास होती है जी बिल्कुल बच्चों, सही 14 ही सही होगा, 14 सही होगा, करेक्ट करेक्ट। मुझे भी अचानक यार 1969 में जुलाई में हुआ था, राइट। और 9 मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 9 या 11 जुलाई आई थिंक, 11 ऑफ जुलाई 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोगों का कितना आंसर होगा बच्चे? 14 विल बी द राइट आंसर। आपका 1980 में जाके आपका पूरा टोटल 20 बैंक का हो गया था। ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना होगा? 6 बैंक हो जाएंगे, सॉरी 14 बैंक हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। सो द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज व्हाट? विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक? ये जो सेंट्रल बैंक दिया हुआ है ना, सेंट्रल बैंक का मतलब ये मत समझ लेना आरबीआई। कहीं काफी बच्चे आरबीआई समझ ले, आरबीआई नहीं समझना है। सेंट्रल बैंक एक खुद 8 बजे क्लास होती है बच्चों आप लोगों की डेली, और ये इकोनॉमिक्स की 8 बजे नहीं होती है। आज हुई है इकोनॉमिक्स क्लास, वैसे डेली 8 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होती है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करें। अच्छा ऐसे आज कितने बच्चे हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं आप सभी बच्चों का मैं थ्योरी भी करवाऊंगा। ठीक है थ्योरी भी करवाऊंगा आप सभी बच्चों का। तो आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा आंसर बच्चे? एसबीआई। फर्स्ट नंबर पे कौन सा बच्चे? एसबीआई। अच्छा सेकंड नंबर पे बताओ, सेकंड नंबर पे जल्दी से आप लोग खुद से बताओ। सेकंड नंबर पे कौन सा है? पहले पे तो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है सेकंड नंबर पे बताओ।
सेकंड नंबर पे बताइए भाई। थ्योरी आपको बच्चों एक सावेरी मैम है जो कि 10 से 11 बजे मॉर्निंग में शायद लेते हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। 10 से 11 बजे आपका लेते हैं मैम क्लास, ठीक है। सावेरी मैम है, सावेरी सरगम मैम, वो थ्योरी पढ़ा रही हैं अभी। तो मैं आप लोगों को अभी एमसीक्यू करवाते हुए चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी का, तो फटाफट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, निम्नलिखित में से कौन बैंकों का बैंकर है, मतलब बैंकों का बैंक है, ऐसे समझ लीजिए। बैंकर नहीं, ऐसे समझिए कि बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का भी बैंक हूं मैं। आईडीबीआई, एसबीआई, आरबीआई, या फिर एसबीआई एंड आरबीआई। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। आप सभी बच्चों ने फंक्शन पढ़ा होगा, आरबीआई के फंक्शंस पढ़े होंगे, आई होप सो। सभी बच्चों ने आरबीआई के फंक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है। तो फंक्शंस, जब आपने फंक्शंस पढ़ा होगा तो उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक फंक्शन आरबीआई का क्या काम होता है बच्चे, बैंकर्स ऑफ बैंक। बैंकर्स ऑफ बैंक का भी आपने ऑप्शन देखा होगा। क्लियर है आप सभी बच्चों का, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा होगा बच्चों, बैंकर्स ऑफ बैंक भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बच्चे, बैंकर्स ऑफ बैंक, आरबीआई फंक्शन। क्लियर है आप सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये जो फंक्शन होता है आरबीआई बैंकर्स ऑफ बैंक, आपका पहले बार, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आरबीआई आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि इस जो बैंकर्स ऑफ बैंक का मतलब, जो मतलब इसमें क्या करता है, ऐसा कौन सा फंक्शन करता है आपके आरबीआई जो बैंकर्स ऑफ बैंक का फंक्शन करता है। अच्छा एक बार देखता हूँ किसने सही सही आंसर दिया है भाई। चलिए, चलो एकदम परफेक्टली सही दिया है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो ये जो आपका बैंकर्स ऑफ बैंक है, इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन करती है, क्या करती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है कि जो हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं बैंक में। अब सभी बच्चों को पता है हमारा बैंकर कौन है, बैंक है। हाँ सॉरी, हमारा बैंकर कौन है, हमारा जो जो भी कमर्शियल बैंक जितने हैं वो हमारे बैंक्स हैं, ठीक है। हम वहां पे पैसा जमा करते हैं, लेकिन अगर उसको पैसा जमा करना हो तो वो कहाँ करेगा, तो उसको कहाँ पे जमा करना पड़ता है बच्चों, आरबीआई में। कहाँ पे, आरबीआई में। अब यहाँ से एक चीज और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है, यहाँ से एक चीज और कि जो आपका सीआरआर है, सीआरआर का जो भी रिजर्व जो रखता है वो कौन रखता है बच्चे, आरबीआई रखता है, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है तो वो किसको मतलब लोन प्रोवाइड करता है, कौन, आरबीआई प्रोवाइड करती है, किसको, हमारे कमर्शियल बैंक को। तो कहीं ना कहीं एज अ बैंक की तरह रोल कर रहा है हमारे बैंकों के लिए, बैंक हमारे लिए बैंक का रोल प्ले करती है। इसी तरीके से बैंकों को अगर जरूरत पड़ जाए किसी एक ऐसे बैंक की, किसी एक ऐसे बैंक की जहां पे वो अपना पैसा जमा कर सके, किसी ऐसे बैंक की उनको जरूरत पड़ जाए जहां से उनको लोन मिल सके, तो वह जो बैंक का काम करता है वो सारे उनके लिए बैंक का जो काम करता है हमारे कमर्शियल बैंक के लिए, वो हमारा आरबीआई है। सबके पिताजी कौन है बच्चों, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर है आप सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चों, टेम्पररी टैक्स डिवाइड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है टेम्पररी टैक्स। डिवाइड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू, मतलब एक छोटा एडिशनल रेवेन्यू अगर आपको लेना है और उसके लिए आपने टेम्पररी को टैक्स डिवाइड कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं, रेट बोलते हैं, फी बोलते हैं, सर चार्ज बोलते हैं। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग बच्चों।
चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों? डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? डी विल बी द, एक सेकेंड, चलिए, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? डी विल बी द राइट आंसर। सर चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सर चार्ज बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। एक कर जो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, एक कर जो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है जिस पर कर की घटना होती है, उसे कहा जाता है स्थानीय कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर या फिर दर। A tax which is paid by a person on whom the tax is incident is called a local tax, indirect tax, direct tax या फिर rate। क्या बोलते हैं? चलिए फटाफट बताएंगे आंसर जल्दी से सभी बच्चे। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। द टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। जिस पर लगाया गया है टैक्स और उसी से ही अगर लिया जा रहा है तो उस कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उस कर को क्या बोलते हैं? या फिर हम उस टैक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जिस पर लगाया जाए उसी से वसूला जाए, जिस पर लगाया जाए उसी से वसूला जाए, तो उस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को इसके संदर्भ में मापा जाता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन या नेशनल इनकम। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किसके संदर्भ में माना जाता है भाई? कि ये इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, तो उसके किस के टर्म्स में हम समझेंगे, किस संदर्भ में? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे आंसर सभी बच्चे। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से बताएंगे आंसर आप सभी बच्चे। आप सभी बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ध्यान से बच्चे समझेंगे इस चीज को, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं जब नेशनल इनकम की बात करते हैं या फिर हम ये कहें कि जब हमारी ग्रोथ कर रही इकोनॉमी, तो हम किस टर्म्स के यहाँ पे बात करते हैं? मैंने बार बार इस चीज़ को समझाया भी है, पहले भी बताया है। जब मेरे प्यारे दोस्तों आपका नेशनल इनकम ग्रोथ कर रहा हो, ठीक है? चलो चलिए
बात करते हैं आगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी अनुपात या बेरोजगारी दर? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया जाता है? आंसर आप सभी बच्चों को आ गया होगा भैया, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? आंसर आप सभी बच्चों को क्या आ गया होगा बच्चों? पर कैपिटा इनकम। जिनका जिन पैर दोस्तों का आंसर पर कैपिटा इनकम है। कहने का मतलब क्या कि आपका प्रति व्यक्ति आय किस लेवल तक का है, ध्यान से समझना। प्रति व्यक्ति का आय जो है, इनकम जो है, वो किस लेवल तक का है। जितना अच्छा इनकम होगा, जितना अच्छा इनकम होगा उतना ही अच्छा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। क्योंकि जब इंसान के पास पैसे आते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदलना चाहता है। अगर वो रेंट पे रह रहा है तो वो खुद के घर के बारे में सोचेगा कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, खुद का घर के बारे में, और पैसा अच्छा इनकम हो रहा है तो मेरा घर और अच्छा बनना चाहिए, मैं ऐसे रहूं। अभी मैं पैंट शर्ट में रहता हूं, अब मैं ऑफिस कोट पैंट पहन के जाऊंगा। तो तरह तरह के आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कहीं ना कहीं आपकी सोच में बदलाव आने लग रहा होता है। क्लियर है? क्लियर है आप सभी बच्चों को? प्रति व्यक्ति आय विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? चलिए, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? जीएनपी, जीडीपी, नेट रेवेन्यू हो रहा है, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा बच्चों। और आप सभी बच्चों को मैंने पहले भी बताया कि टाइम में रहते हुए आंसर्स करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, टाइम में रहते हुए आंसर्स करने हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। क्या होगा बच्चों? जीएनपी होगा, जीडीपी होगा, या नेट रेवेन्यू, या फिर नन ऑफ दीज? सो आंसर विल बी व्हाट? ए, आपका जीएनपी। विच ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, क्योंकि आपका जो एन है, आपका जो एन की बात करें तो एन में आप सभी लोग पता है क्या हो जाता है, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला भी सीन आ जाता है। मतलब क्या, अगर आपके इंडिया के अंदर जो आपका यूएसए से, या आप ये कहें इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्री है, इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्री, वो बाहर और से इनकम कितना आ रहा है, बाहर से भी कितना इनकम आ रहा है, आप बाहर से कितना इनकम आ रहा है, ये यह चीज को इंडिकेट करता है, यह इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपका बाहरी जो कंट्री है, जो भी आपसे अलग कंट्री है, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, कैसा आपका ट्रेड रिलेशनशिप है, उस चीज को भी हमें यहाँ से समझ में आता है। इसलिए आप, क्योंकि जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा वहां से अर्निंग आ रही होगी, और वहीं से जो अर्निंग आ रही है तो उससे पता लग पाता है ये कंट्री ग्रोथ कर रही है, मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है मार्केट में, इसके इंडिया के प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें को देखते हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जीएनपी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। 32 सिंस 1951 इन इंडिया, 1951 से भारत में नेशनल इनकम हैज इंक्रीज बट पर कैपिटा इनकम हैज डिक्रीज। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम हैव बोथ इंक्रीज फास्ट, नेशनल इनकम हैज इंक्रीज एंड पर कैपिटा इनकम हैज आल्सो इंक्रीज बट एट अ स्लोअर रेट। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैव इंक्रीज्ड एवरी ईयर, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में हर साल वृद्धि हुई है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, आप सभी बच्चों को टाइम में रहते हुए आंसर करना है बच्चों।
चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम है, जिनकी नेशनल इनकम तो बढ़ा है, पर जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ा है, लेकिन वो बहुत स्लोअर रेट से बढ़ा है, बहुत स्लोअर रेट से बढ़ा है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ है पता है? क्योंकि इसी टाइम 1951 के बाद से ही आपका क्या आया बच्चों? 5 ईयर प्लान आया था। क्या आया था बच्चे? 5 ईयर जो प्लान है तभी से आपका आया था। जब ये प्लानिंग कमीशन बना और ये 5 ईयर प्लान के बारे में सोचा गया हमारे भारत देश के लिए, तो यह प्लान की वजह से ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से देखने को मिला। क्या कि आपके जो राष्ट्रीय आय में है, राष्ट्र के आय में बदलाव देखने को मिला, बढ़ोतरी देखने को मिला, और साथ ही साथ आपको जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें भी बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन वह थोड़ा स्लो रेट से बढ़ रहा था, जैसे कि बहुत ही स्लो परसेंटेज रेट से आपका इंक्रीज हो रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इज, भारतीय वस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश है इटली, जर्मनी, सिंगापुर या फिर यूएसए? आप सभी बच्चों का क्या हो जाएगा बच्चों? द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इज व्हाट? यूएसए। यूएसए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। इंडियन रेलवेज रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर फेयर, फ्रेट, ट्रैफिक टैक्स या फिर आपका पैसेंजर टैक्स? भारतीय रेलवे से जो राजस्व आता है वो यात्री किराया, माल ढुलाई से, यातायात कर या फिर यात्री कर से? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रेट से सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे को पैसा आता है, रेवेन्यू होता है, ये चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों। आप सभी बच्चों को जो किराया आप लोग बोलते हैं ना 300 इतना हो गया, इतना मतलब इतना आपका किराया बढ़ गया, घट गया, लेकिन आपको सच्ची बताऊं मैं कि रेलवे को कभी किराए से उतना रेवेन्यू होता ही नहीं है। रेलवे को उतना किराए से रेवेन्यू होता ही नहीं है। आपके रेलवे को जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आपकी फ्रेट से ही आता है। ठीक है, आपका माल ढुलाई जो होता है ना, मालगाड़ी जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना, लेकर आना, इससे सबसे ज्यादा किराया आता है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। विच इंडस्ट्री अर्न्स द सेकंड हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेड? जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, रत्न और आभूषण, कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग या फिर आपका इंजीनियरिंग सामान उद्योग? कौन सा उद्योग व्यापार से दूसरा सबसे अधिक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? चलिए फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। Which industry earns the second highest net foreign exchange from the trade? आपका कौन सा बच्चों? इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा। क्लियर आप सभी बच्चों को? चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ज़रूर
से ज़रूर इस जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ है, इस इकोनॉमी को आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पे देखते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो रहा है ये आपका इकोनॉमिक्स का, तो कोई बच्चा स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आप सभी बच्चों के एक एक पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा। एंड अब आप सभी बच्चों की जो क्लास होगी वो आप सभी लोगों की कल होगी, और रात की 11 बजे भी क्लास होगी, तो कोई बच्चे स्किप ना करें। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों को लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप सभी बच्चों को लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो ये तो आपका रिकॉर्डिंग सेशन हुआ, लेकिन अब आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही होंगी जल्दी। और इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि हमारे जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप सभी बच्चों तक करवाई जा रही हैं, वो सारी क्लासेस का बेनिफिट आप सभी बच्चे उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। दिल से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। तो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप लोग भी अपना बेस्ट से बेस्ट ऑफ बेस्ट दीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई और आपका जो एग्जाम है वो बेहतरीन तरीके से क्रैक हो सके। ठीक है, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों को जय हिंद।